बंद करना है तो लड़कों को बंद कीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो समस्याएं खड़ी करते हैं। लड़कों पर रात 8 बजे के बाद का कर्फ्यू लगाएं, लड़कियों को आजाद घूमने दें। यह कहना है केरला हाईकोर्ट के जस्टिस देवन रामचंद्रन का। मामला था एक नोटिफिकेशन से जुड़ा जिसे जारी किया गया था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा। कहा गया कोझिकोड के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की लड़कियों को रात 9:30 बजे तक हॉस्टल में वापस लौटना होगा। इस टाइमिंग के बाद वे हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकती हैं। मतलब वही पुराना केवल लड़कियों के लिए कर्फ्यू रूल। कोर्ट ने यही सवाल उठाया कि लड़कियों के लिए ही क्यों इस तरह के कर्फ्यू टाइमिंग्स बताए गए हैं, जबकि लड़कों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कुछ लड़कियों ने इस नोटिफिकेशन के खिलाफ केरला हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद मामले पर सुनवाई होनी शुरू हुई। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वो कैंपस को सुरक्षित बनाए और इसके लिए लड़कियों के हॉस्टल में कर्फ्यू लगाना सही नहीं है। पिछली सुनवाई में भी कोर्ट ने इसी तरह की टिप्पणी की थी कि आज के समय में किसी भी तरह की पेट्रियार्की ठीक नहीं है। कहा था कि आज लड़कों की तरह लड़कियां भी अपना ख्याल रख सकती हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर लड़के लड़कियां अपना ख्याल रख पाने में सक्षम नहीं है तो ये सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उन्हें कैद करने की बजाय उन्हें सक्षम बनाए। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप का महिलाओं से जुड़ा खास प्रोग्राम जनाना रिपब्लिक। मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट और इस एपिसोड की मेरी को होस्ट अंजलि इस्टवाल। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अंजलि आपका जनाना रिपब्लिक में। आज जनाना रिपब्लिक में हम केरला हाईकोर्ट की ऑब्जर्वेशन के संदर्भ में महिलाओं की आजादी पर बात करेंगे। दूसरा मुद्दा होगा राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, क्या स्टेटस है और इसे लेकर गुजरात और हिमाचल चुनाव के नतीजे क्या तस्वीर दिखा रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले मुद्दे से। मैंने कुछ देर पहले केरला हाईकोर्ट की हाल फिलहाल में आई एक बेहद जरूरी ऑब्जर्वेशन का जिक्र किया। तमाम लड़कियां पढ़ाई के चलते, नौकरी के चलते अपने घरों से बाहर रहती हैं, हॉस्टल्स में, पीजीज में। लड़कियों पर हमेशा कर्फ्यू टाइमिंग जैसी पाबंदियां लगाई जाती हैं। वहीं तमाम जगह लड़कों पर इस तरह की कोई पाबंदी नहीं होती। केरला हाईकोर्ट ने लड़कों पर कर्फ्यू लगाने जैसी बात की, लड़कियों को आज़ाद घूमने दें ये भी कहा। अंजलि, जब इस तरह की टिप्पणियां सामने आती हैं एक हायर इंस्टीट्यूशन की तरफ से, कितना इम्पैक्ट पड़ता है इनका सोसाइटी पर, महिलाओं के लिए कितना एनकरेजिंग साबित हो सकता है? क्या सोचती हैं इस पर आप? देखिए, लड़कियों की सुरक्षा के लिए उन्हें कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा देना, ये कॉन्सेप्ट है कि नहीं? इस वजह से इनको ऐसे किया जाता है। अब आप मुझे ये बताइए कि सुरक्षा किससे की जा रही है, बाहर के एलिमेंट से या अंदर के एलिमेंट से? तो अगर बाहर के एलिमेंट से हो रही है तो अंदर से ताला लगाइए और बाहर वालों को रोकिए। लड़कियों को मत बाहर से बंद कीजिए, उनको बाहर जाने से मत रोकिए, बाहर वालों को अंदर आने से रोकिए। ये लॉजिक होना चाहिए। लेकिन इसके उलट होता है इन हॉस्टल्स में। हम जब हॉस्टल में थे, मैं बात कर रही हूँ 96 to 99, आई वाज इन अ हॉस्टल। वहाँ पे हमें 6 बजे वहाँ अंदर वापस होना पड़ता था। लेकिन उस समय हम इस बात को समझते थे क्योंकि सिचुएशन बहुत दूसरी थी, बहुत अलग थी। लेकिन आज जब लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रही हैं, ये सब कोएड स्टूडेंट्स हैं, कोएड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, वहाँ पर लड़कों के हॉस्टल के रूल्स और लड़कियों के हॉस्टल के रूल्स में कैसे फ़र्क हो सकता है। और ये फ़र्क जब आप दिखाते हैं तो आप हमारी माइंडसेट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। आप उन लड़कियों को जो कि 17-18 साल की उम्र में वहाँ आई हैं, पढ़ने आई हैं, सीखने आई हैं, उनका दिमाग अभी ऐसा है जिस पर प्रभाव पड़ सकता है, उसको आप ये समझा देते हैं कि आपका घर से बाहर निकलना, चार दीवारी से बाहर निकलना सही नहीं है क्योंकि ज़माना ख़राब है और आप बाहर जाएंगे तो आपके लिए नुकसान है। ये नहीं सिखाया जाता कि ज़माना ख़राब है तो ज़माने को सुधारो। मेरा अगला सवाल या मेरी अगली बात भी इसी पर होने वाली थी कि जैसा अभी आपने बताया कि आपके टाइम में भी 6 बजे कर्फ्यू लग जाता था। 3 साल कॉलेज के दौरान यही दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं पीजी हॉस्टल जैसे ही सेटअप में रही थी और वहाँ रहने की जो ज़रूरी शर्तें होती हैं उनमें कर्फ्यू नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी होता था। जबकि आसपास के लड़कों, जो मेरे मेल फ्रेंड्स होते थे, कॉलेज के लड़के होते थे, वो भी पीजी हॉस्टल में आसपास रहते थे। उन पर इस तरह की कोई पाबंदियां नहीं होती थी या बहुत ही कम देखने को मिलती थी। तो जब भी हमारी कभी बात होती थी तो बड़ा अंदर से बुरा लगता था कि नहीं, तुम तो यार घूम रहे हो और हम यहाँ अंदर बैठे हैं। तो जब भी उनसे ये बात होती तो हर चीज़ एक जगह आकर ख़त्म हो जाती कि क्या ही कर सकते हैं, अब तो ये तो होता आया है, इस पर हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। और
मतलब डिस्कशन का कोई स्पेस नहीं रह जाता था। ऊपर से ये भी कई बार कहा जाता था कि पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, एक्टिविस्ट बनने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ टाइम वेस्ट है ये सब। पढ़ाई तो लड़कों के लिए भी जरूरी Yes. है ना, वही कोर्स वो भी कर रहे हैं, वही कोर्स लड़कियां भी कर रही हैं, तो पढ़ाई तो दोनों के लिए बराबर जरूरी है। डॉक्टर दोनों ने बनना है, जो इस केरला के केस में है। ये लॉजिक और ये आर्ग्यूमेंट मैंने आज तक नहीं, आई कांट बाय दिस, और मुझे ये समझ में नहीं आया। और सबसे ज्यादा तो मुझे यही अजीब लगता है कि अगर क्या मुझसे बचा रहे हो क्या आप बाहर के लोगों को, तो आपने मुझे लॉक कर दिया। जब कोई जानवर से आप किसी को बचाते हो तो जानवर को बंद करते हो, जेल में हम किसे बंद करते हैं? मतलब बहुत अजीब बात होती है ये। हम कुछ नहीं कर रहे, फिर भी हमारा ट्रीटमेंट क्रिमिनल्स जैसा हो रहा है कि हमने कुछ गलत कर दिया, शायद गलत किया, जन्म लेकर, मतलब बहस बहुत लंबी इस पर जा सकती है। और जैसा अंजलि आपने कहा भी कि इम्पैक्ट कितना पड़ता है अगर एक लड़की को शुरुआत से ही 17-18 साल से, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसका क्या पड़ता है, फिर जब वो आगे जाती है, सोसाइटी में आगे कदम रखती है, तो वही सब कुछ लेकर चलती है, तो अपने आसपास की भी वो तमाम सिचुएशंस में उसी तरह से एक्ट करती है, और फिर आई थिंक चीजें पीछे ही होती जाती हैं उसके लिए। क्या कहेंगे आप इस पर भी? बिल्कुल, आपने एक उसके दिमाग में एक इंप्रेशन छोड़ दिया शुरुआत में, ठीक है, तो चलिए बहुत ही स्ट्रांग लड़की है, उस पर असर नहीं पड़ा, वो मन ही मन इस बात से लड़ती आई, और शायद वो हॉस्टल की एक बहुत ही क्रांतिकारी लड़की भी निकले, तो ना उस पर असर पड़े। लेकिन आगे जा करके ये चीज़ें बढ़ती ही चली जाती हैं। आप अगर देखेंगे, ठीक है, मैं इस बात को समझती हूँ कि कई बार ये आर्ग्यूमेंट आती है कि आप सिक्योरिटी और फ्रीडम को कैसे बैलेंस करेंगे। जैसे अगर हम ये उम्मीद रखते हैं कि अगर हम नाइट शिफ्ट कर रहे हैं तो हमें कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाएं, और कि जैसे ड्रॉप दिया जाए लड़कियों को, या उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी जाए, तो कई लोग कहते हैं कि आपको तो आज़ादी चाहिए, फिर क्यों आपको ये चाहिए। तो हमें इस चीज़ को इस कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा कि आपका समाज कैसा है। बिल्कुल, आप समाज को सुधार दीजिए, फिर आप मत दीजिए हमें कुछ, हमें बराबरी पर लाकर खड़ा कर दीजिए, फिर आप हमें कुछ मत दीजिए। जब आपने खड़ा ही हमें बराबरी पर नहीं किया है, तो फिर हमारी भी उम्मीद बनती कि आप हमें वो सुरक्षा दें, क्योंकि आपका समाज ऐसा है जो हमें डराता है, क्योंकि आपके समाज में वो एलिमेंट्स हैं जो हमारी सुरक्षा को खतरा पैदा करते हैं। तो ये जो चीज़ है वो या पढ़ाई से शुरू होकर नौकरी में भी आगे आती है। वहाँ पर भी एक एनवायरनमेंट आपको ऐसा नहीं मिलता है कि जहाँ आप सेफ और सिक्योर महसूस करें। अगर करते होते तो हमने पिछली बार जो चर्चा की है, महिलाओं की भागीदारी एम्प्लॉयमेंट में और काम करने में इतनी कम ना होती। तो एक सेफ्टी और सिक्योरिटी का वो आपके जैसे जैसे आप जिंदगी में आगे आगे बढ़ते जाते हैं पड़ाव में, वैसे वैसे वो आपके साथ चलता रहता है। इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि लड़कियों के माता पिता की मांगों पर विचार करने के बाद ऐसा फैसला लिया गया था। तो ये घर से ही शुरू होता है, हम जानते हैं। अंजलि, मैं पूछना चाहूंगी, आपके हिसाब से अगर बहुत बेसिक लेवल से हम इन चीजों को लेकर अवेयरनेस क्रिएट करें घर में, तो वो कैसे कर सकते हैं? क्या कोई तरीके हो सकते हैं? ये वैसे ना मुझे बहाने भी लगते हैं, क्योंकि अगर उनके माता पिता ने ये मांग की थी तो वो 5 लड़कियां जो अदालत गई, उनके माता पिता ने नहीं बोला था ये, वो कैसे अदालत पहुंच गई? आपको लगता है कि हमारे समाज में उस उम्र की लड़कियां अदालत पहुंच सकती हैं बिना अपने माता पिता के सपोर्ट के? तो हर टाइप की थिंकिंग हर जगह होती है समाज में। वहाँ वो लोग भी हैं जो अपनी बेटियों को कह रहे हैं कि नहीं, इन्हें अंदर कमरे में बंद कर लीजिए, और वो लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि इनको जाने दीजिए और इनको पूरी आज़ादी दीजिए। पर मैं आपको ये बता दूं कि उसकी संख्या या अनुपात जो है वो कम ही होगा जिन्होंने कहा होगा नहीं, मेरी बेटी को कमरे में बंद कीजिए। क्यों? ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजा है, अपनी बेटी को अपने घर से, अपने बच्चे को अपने से दूर भेजा है कि तू जा पढ़ाई कर, क्योंकि तेरी पढ़ाई मेरे प्यार और मेरे सेटिस्फैक्शन से ज्यादा जरूरी है। क्या ऐसे माता पिता चाहेंगे कि उनके बच्चे अंदर बंद रहें? तो ऐसी, मुझे ये लगता है ये बहाने बन जाते हैं। अगर उसमें एक्चुअली एक पिटिशन निकाल करके साइन करवाने की एक मुहिम चलाई जाए कि कौन कौन से माँ बाप इसमें शामिल हैं, मुझे पूरा यकीन है कि बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे हमारी बेटी को कमरे में बंद कर दीजिए। तो ये मेरा मानना है कि समाज इतना ज्यादा होता नहीं है संकीर्ण मानसिकता का, जितना कि पोर्ट्रे हो जाता है, और उसके बाद हम सब एडजस्ट करने के लिए और एक पुरानी धारणा को हमेशा से उसको एक कंफर्टेबल सिचुएशन में रखने के लिए हम सब कहते हैं छोड़ो यार, क्या फर्क पड़ता है। ये तो होता ही आया है, जैसा मैं कह रही थी। बहुत शुक्रिया अंजलि, इस मुद्दे से जुड़े तमाम एस्पेक्ट्स पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। अब बढ़ते हैं आज के दूसरे मुद्दे की तरफ। मर्द नहीं है क्या जो औरतों को ला रहे हैं? शब्बीर अहमद सिद्दीकी, अहमदाबाद की जामा मस्जिद के शाही इमाम, गुजरात इलेक्शंस की दूसरे चरण की वोटिंग से एक दिन पहले उनका एक विवादित बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने चुनाव में महिलाओं को टिकट देने का विरोध जताया।
कहा कि महिलाओं का चुनाव लड़ना इस्लाम के खिलाफ है, और भी कई चीजें उन्होंने कही, जैसे इलेक्शन लड़ने के लिए घर घर जाना पड़ेगा, हर एक के पास जाना पड़ेगा, हिंदू हो मुस्लिम हो सबके पास जाना पड़ेगा, और इस्लाम में औरत की आवाज भी औरत है, इसलिए मैं इसका सख्त मुखालिफ हूं। चुनाव लड़ना है तो आप मर्द को टिकट दीजिए ना। तमाम एक्टिविस्ट महिला नेताओं ने इसका विरोध भी किया। बीजेपी लीडर शाज़िया आलमी ने एक वीडियो जारी कर कहा, यह अजीब है कि कोई कह रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को टिकट नहीं मांगना चाहिए। क्या वे महिलाओं को अदृश्य बनाना चाहते हैं? क्या वे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी नहीं चाहते हैं? क्या वे अपने धर्म के बारे में कुछ जानते हैं? क्या वे यह जानते हैं कि कई मुस्लिम महिलाएं कई राज्यों की प्रमुख राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रही हैं? जब भी बात आती है महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की, तमाम तरह की बातें की जाती हैं, तमाम डिस्कशंस और डिबेट्स होते हैं। आधी आबादी के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी हमारे देश भारत में कैसे देखा जाता है? 21वीं सदी में जब विमेन एम्पावरमेंट, विमेन राइट्स, विमेन सेफ्टी को लेकर चर्चा का दायरा बढ़ा है, महिलाओं की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का स्टेटस क्या है? आज का हमारा दूसरा मुद्दा यही है। अंजलि, मैंने अभी अहमदाबाद की जामा मस्जिद के शाही इमाम के बयान के बारे में बात की। गुजरात चुनावों के नतीजे भी सामने आ गए हैं। रीवाबा जडेजा, रीता पाटिल, मालती माहेश्वरी, गुजरात को इस बार 14 महिला विधायक मिली हैं। हम विमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, लेकिन फिर कुछ इस तरह के बयान सामने आ जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये जो बयान देते हैं लोग, अक्सर उनका पॉलिटिकल सिस्टम में कोई भी स्टेक नहीं होता है, इनकी कोई स्टैंडिंग नहीं होती। ये शाही इमाम है, वही काम करें तो इनको बेहतर सूट करेगा, इन बातों में ना पड़े तो इनके लिए भी अच्छा है। अब अगर महिलाएं नहीं पॉलिटिक्स में आएंगी तो इन्हीं की बहू बेटियों और बच्चियों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। आज ये जो कह रहे हैं ये इनकी विचारधारा होगी, क्योंकि इनको एक सर्टेन इनका जो बेस है उसको अपील करना है। पर ऐसे में ये समझना जरूरी हो जाता है कि ये जो विचारधारा ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं वो बहुत जो युवा हैं, युवाओं को भी इम्पैक्ट कर सकती है, उन पर असर डाल सकती है। कई लड़के इसको सुनकर अपनी बीवियों को के ऊपर उस तरह की पाबंदियां लगा सकते हैं। कई जो जवान माता पिता हैं वो आगे चलकर अपनी बेटियों के साथ ऐसा कर सकते हैं, इसलिए इसकी आलोचना जरूरी हो जाती है। लेकिन लड़कियों को रोकना ये समाज के किसी एक तबके की तरफ से नहीं होता, ये सबकी तरफ से होता है। और जिसे मैं कहूँगी पॉलिटिकल एशलॉन्स के टॉप हो गए, यानी कि राजनीतिक जो पूरी प्रक्रिया है उसमें जो सबसे ऊपर बैठे हैं वो लोग तक इसे रोकते हैं, जब वो संसद में रिजर्वेशन कानून, जो महिला रिजर्वेशन बिल है, उसे रोक देते हैं। और उसे रोकने वाले जो लोग हैं वो आज की डेट के सेक्युलर ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे लोग हैं जो रूढ़िवादी थिंकिंग वाले, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग नहीं। उनको हम कई बार सेक्युलर मानते हैं, भाईचारे के वो मानते हैं कि ये तो वो लोग हैं जो भाईचारा बढ़ा रहे हैं, हिंदू मुसलमान भाईचारा। तो ऐसा महिलाओं के साथ जब बात आती है तो तब चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई और सेगमेंट हो, सबका नजरिया वही रह जाता है कि महिला को दबाओ। ऐसा इसलिए हम तमाम केसेस में देखते भी हैं कि बात महिला से हटकर हमेशा धर्म पर चली जाती है, तमाम दूसरी चीज़ों पर चली जाती है, महिलाओं पर सेंटर्ड हमारी चीज़ें नहीं हैं। और शायद इसी के लिए यहाँ पर अभी गुजरात चुनाव हुए, नतीजे सामने आए। कुल 1621 कैंडिडेट्स ने इस बार चुनाव लड़ा, 139 महिलाएं उसमें थीं और 38 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज से आती थी। 2017 चुनावों की अगर बात करें तो बीजेपी ने 12 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा था, इस बार की संख्या रही है 18। कांग्रेस ने 10 महिलाओं को टिकट दिया था, इस बार 14 को दिया। ट्राइबल और दलित कम्युनिटीज का भी रिप्रेजेंटेशन आया। महिलाओं की संख्या अंजलि इस बार बढ़ी है। महिलाओं को टिकट देने के मामले में पार्टियों की स्थिति थोड़ी सी सुधरी है, पर इसे किसी सिग्निफिकेंट बदलाव की तरह नहीं देखा जा सकता। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से राजनीति में इस जेंडर गैप को पाटने के लिए कोई मजबूत कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? ये इतने दिनों से ऐसा चलता है, इतने सालों से इतने चुनाव गुजर जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई मजबूत कदम नहीं उठाए जाते। क्या कहना है आपका अंजलि इस पर?
उसके लिए राजनीतिक पार्टियों की कम समझ ही जिम्मेदार है। आप ये देखिए, आज तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने विमेन वोटर को काउंट ही नहीं किया। उनके लिए वो मायने नहीं रखती, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है उसमें महिला जो है वो वही वोट डालती है जहां उसको उसका परिवार कहता है। और इसलिए महिला का जो भी मुद्दा होगा वो सिर्फ एक पोस्टर पे चिपकाने भर के लिए रह जाता है। जैसे कि महिला हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वो अच्छा कैंपेनिंग होती है, उसको खूब शोर मचाया जाता है, लेकिन जब आपने नंबर निकाले अभी के रिप्रेजेंटेशन के कांग्रेस के, तो वो कुछ खास ऐसे नहीं है कि लड़कियों को या महिलाओं को ज्यादा टिकट दिए गए हों। तो ऐसे में एक बात तय हो जाती है कि द साइलेंट वोटर अब जो है वो साइलेंट नहीं है। और ये अगर आप कुछ वरिष्ठ पत्रकारों की किताबें भी पढ़ें तो उसमें आपको समझ में आता है कि महिला का जो वोट है वो अब, हमने ये खास तौर पर बंगाल के चुनाव में देखा कि महिलाओं का वोट कितना मैटर करता है। और ये बात अब धीरे धीरे इन राजनीतिक पार्टियों को समझ में आएगी अगर वो अपने पुरानी सोच को छोड़ करके आगे बढ़ पाते हैं। जब तक नहीं करते हैं तब तक ठीक है, उनके लिए महिला एक बस एक पोस्टर पे चिपकाने का, एक लगाने का एक प्रॉप या मॉडल है, एक जरिया है मेन आदमी के वोट मांगने का, तो ठीक है, तब तक वो करते रहे, नुकसान उसका वही झेलेंगे। अंजलि, 2020 में एक सर्वे किया गया था सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज और कॉनराड एडेनॉयर स्टिफ्टन द्वारा। भारतीय महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता को लेकर उसे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये निकला कि महिलाओं का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उनकी सोशल और फाइनेंशियल कंडीशन पर निर्भर करता है। क्या मानना है आपका इस पर? ये इससे ज़्यादा सही बात कोई और नहीं हो सकती है। अगर आपकी जेब में 2 पैसा है, अगर आप एक सोसाइटी में एक ओहदा रखते हैं, तो फिर आप क्या सोचते हैं, चाहे वो पॉलिटिकली हो या सोशली हो, उसके मायने होते हैं। और आप एक अर्ज भी आपके अंदर होती है, कि इच्छा होती है कि मैं अब इस देश के भविष्य का हिस्सा बनूं। कई बार मैंने बात की है रिपोर्टिंग के दौरान भी, और उसमें मुझे ये लगा कि जो यंग लड़कियां हैं, अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो उनकी इच्छा ही नहीं होती है, वो एक तरह से कटी होती है, दे आर लाइक कि हमें क्या लेना देना है टाइप। तो ये जरूरी हो जाता है कि जो ये, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर आप कमा रहे हैं और अगर आप एक ओहदा रखते हैं समाज में, तो उसका फर्क आपकी पॉलिटिकल एक्टिविज्म पर भी पड़ेगा, विच इज ट्रू। एंड इसीलिए जरूरी है कि महिलाओं को, अगर आपको राजनीति में स्टेक होल्डर बनाना है, देश के विकास में, आपने पिछली बार कहा था ना कि महिलाओं को अगर पार्टिसिपेशन में लाएं एम्प्लॉयमेंट में तो जीडीपी में बढ़त होगी। तो अगर आप महिलाओं को पॉलिटिकली भी पार्टिसिपेशन में लाते हैं तो जीडीपी और समाज के ईक्यू में, इमोशनल क्वेश्चन में और आईक्यू में भी काफी बढ़त होगी। अंजलि, एक और चीज इस सर्वे में पाई गई, वो ये कि मेल डोमिनेशन इन पॉलिटिक्स, यानी राजनीति में पुरुषों का वर्चस्व ज्यादा है, इसलिए महिलाओं को मौका नहीं मिल पाता। 50 से ऊपर उम्र वर्ग की कई महिलाओं ने ये बात मानी, जबकि 20 से 25 उम्र वर्ग की महिलाओं ने इसे नहीं माना। मतलब राजनीति में महिलाओं की कम भागीदारी की वजह मेल पॉलिटिकल डोमिनेशन को उन्होंने नहीं माना। कैसे देखती हैं इसे आप? इसके ऊपर बहुत ही एक मेरा मिक्स सा इमोशन आता है, क्योंकि जब आप बड़े नेताओं को देखते हैं, जब उनकी अपनी बेटियां होती हैं तो वो अलग राय रखते हैं, लेकिन जब दूसरे की बेटी होती है तो अलग राय रहती है। अगर एक पॉलिटिकल डायनेस्टी में बेटी पैदा हो जाती है और वही अगर सब कुछ आगे जाके बनने वाली है, तो उनका नजरिया बिल्कुल अलग होता है। वो उस बेटी को ही सब कुछ मान करके सब कुछ दे भी देते हैं। लेकिन एटीट्यूड क्या रहता है? अगर आप देखें, अगर आप सबसे जो पॉलिटिकली एक्टिव फैमिली रही है गांधी फैमिली, तो उसमें भी प्रियंका गांधी जो है उनको भैया बुलाया जाता है। तो क्यों बुलाया जाता है भैया भैया, क्यों उनको कार्यकर्ता कह के बुलाते हैं? क्योंकि एक दिमाग में आपके एक है कि एक पुरुष ही है जो हमें लीड कर सकता है। तो ऐसे में जो बड़े नेता बैठे हैं, जो पेट्रियार्क्स हैं, जिनके बच्चे अब राजनीति में आ रहे हैं, वो धीरे धीरे वक्त के साथ अपने नजरिए को तो बदल रहे हैं, लेकिन जब वो जवान थे, जब वो अपने 30s में थे, 40s में थे, जब वो महिलाएं जो 50 की उम्र की आज हैं, जिन्हें उस वक्त एक दमन का सामना करना पड़ा होगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन हो सकता है कि अब क्योंकि उनकी अपनी बेटियां आ रही हैं पॉलिटिक्स में, तो एक जनरेशनल चेंज उनके अंदर आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम गुजरात जैसे राज्य से महिला वोटर्स की संख्या पर गौर करें, जिसके बारे में हम अभी बात भी कर रहे थे, तो करीब करीब 50% है, जबकि गुजरात ने 1962 से राज्य विधानसभा में केवल 111 महिलाओं को चुना।
वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ करीब 49% फीमेल वोटर्स हैं, लेकिन केवल एक महिला कैंडिडेट बीजेपी की रीना कश्यप वो विधायक चुनी गई हैं। कुल 24 महिला कैंडिडेट्स चुनाव में इस बार खड़ी हुई थी। 2017 में 4 महिलाएं विधायक बनी थी। इस बार 76.8% महिला मतदाताओं ने अपने वोट का इस्तेमाल किया, जबकि केवल 72.4% पुरुष मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये हिमाचल प्रदेश की बात मैं कर रही हूँ। महिला मतदाताओं ने पुरुष मतदाताओं को 82,301 वोटों से संख्या से पीछे छोड़ दिया। और ये पैटर्न पिछले कई असेंबली इलेक्शंस में हिमाचल के देखने को मिल रहा है। लेकिन पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन में वही गैप बरकरार है जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। तो एक सवाल यहाँ पर मतलब क्यूरियोसिटी है, उठता है, क्या खुद महिला वोटर्स महिला लीडर्स के साथ नहीं है, या ये विश्वास की कमी है, या आपके हिसाब से क्या फैक्टर्स इस पूरी चीज को इम्पैक्ट करते हैं? देखिए, पहाड़ की महिलाएं तो हमेशा ही आपको आगे दिखाई देंगी, चाहे वो घर का काम करना हो या खेत का काम करना हो या एक्टिविज्म हो। आप देखिए, चिपको आंदोलन जो कि उत्तराखंड में दिखा था, वो मेजरली जो इसको चला रही थी वो महिलाएं थी। लेकिन उनके सामने चॉइस क्या है? आप उनको दोगे ही नहीं कि किसके लिए वोट करने के लिए। जब पुरुष ही लिस्ट में होंगे तो वो उन्हीं के लिए वोट करेंगे। आप देखिए, अगर 76% के हिसाब से वो बाहर आकर के वोट डाल रही हैं तो वो सक्षम हैं, वो सोचती हैं, वो एक सोच रखती हैं, लेकिन उनके पास जो चॉइस है वो उसी पे जा रही हैं। अब देखते हैं कि प्रतिभा सिंह जो हैं, अगर महिला मुख्यमंत्री वहां पे बन जाती हैं तो अच्छी बात है, एक स्ट्रांग नेता आएंगी। हालांकि उनका भी एसोसिएशन ही रहा है किसी नेता की वजह से, जिसकी वजह से वो आई हैं, लेकिन फिर भी एक महिला मुख्यमंत्री अगर बन जाती हैं तो इससे अच्छा क्या होगा। आखिरी सवाल, भारत की संसद का शीतकालीन सत्र 6 दिसंबर से शुरू हुआ। सरकार की तैयारी कई अहम बिल पेश करने की। कई सालों से लंबित विमेन रिजर्वेशन बिल को पास करने को लेकर विपक्षी दल इस बार काफी एनकरेज्ड दिखाई दे रहे हैं। लो फीमेल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की चर्चा जो हम इतनी देर से कर रहे हैं, उनके संदर्भ में और ओवरऑल भी कितना जरूरी है ऐसा होना, क्या चुनौतियां देखती हैं आप? मैं तो ये जानना चाहूंगी कि ये विपक्षी दल जो अभी काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं, वो वाकई में इस पर कुछ करना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि देखिए, ये सरकार को एक मुश्किल स्थिति में डालने के लिए एक अच्छा तरीका है, जरिया है। तो आपको पता है कि सरकार इस पर कुछ करना नहीं चाहेगी तो आप ला करके इसको घेर ले। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी ने अपना स्टैंड बदल दिया है? क्या जितनी भी पार्टियां जो वहां पे बैठेंगी उस संसद में, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो भी हो, उन सबका नजरिया इस बात को लेकर बदल चुका है। ये सच्ची बात है कि उस वक्त जब पिछली बार इस पर पूरी आर्ग्यूमेंट हुई थी और ऐसी ऐसी बातें कह दी गई थी जो कि किसी भी बड़े नेता को शोभा नहीं देती, उस वक्त से लेके अब तक वक्त बहुत बदल गया है। मुलायम सिंह यादव की बहू राजनीति में है। आप ये देखिए, टीआरएस के केसीआर, उनकी बेटी बहुत एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में, आपने देखा भी है। अगर आप यूपी के ही उसमें देखते, बिहार में भी देख लेते हैं तो मीसा भी काफी एक्टिव हैं। तो इन सब परिवारों का नजरिया शायद अब थोड़ा बदलता हुआ नजर आएगा। ये देखना होगा कि ऑपोजिशन में बैठी ये पार्टियां क्या अपना नजरिया बदल करके सरकार पर प्रेशर बनाती हैं, या ये फिर एक तरीका है कि बस सरकार को तंग करना है तो कुछ ना कुछ उठाना ही है। बहुत अहम बात आपने की, नजरिया बदलना बहुत जरूरी है। बाकी लीपापोती चलती ही रहती है पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स के गलियारों में। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि कि आप जनाना रिपब्लिक के इस एपिसोड में आई और विस्तार से आज के 2 अहम मुद्दों पर चर्चा की, अपने विचार हमारे दर्शकों के साथ साझा किए। हम आगे भी महिलाओं से जुड़े तमाम मुद्दों पर बात करते रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा दी लल्लन टॉप से। शुक्रिया।